नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी का बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बायोलॉजी क्लास क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है। और जो भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरे अंत तक देखें, क्योंकि धमाकेदार क्वेश्चन है और सारे दोस्तों एग्ज़ाम रिलेटेड प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम अपने धमाकेदार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखते समय सबसे पहले आप द्विखंडन को हेडिंग बनाएंगे। द्विखंडन मतलब क्या दोस्तों, कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो द्विखंडन और बहुखंडन है ये अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है। इसमें मुकुलन भी आता है। तो अलैंगिक जनन प्रक्रिया में क्या होगा कि द्विखंडन में क्या होगा कि एक जीव से दो जीव का निर्माण होगा, उसे द्विखंडन कहेंगे। और जब एक जीव से दो से अधिक जीव का निर्माण होगा, उसे बहुखंडन कहा जाएगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, क्या है, क्या अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीवों से दो जीवों का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे बहुखंडन, उसके बाद आप लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है या विकास होता है, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कलिका तथा पत्र कलिका को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप कलिका का हेडिंग बनाएंगे। कलिका पौधे जीवों का उभार होता है, जिसे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसे कलिका कहते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कलिका पौधों या जीवों का, कलिका पौधे या जीवों का उभार आता है, मतलब एक निकल जाते हैं, तो उसे हम लोग कलिका कहते हैं। जैसे ब्रायोफिलम की पत्तियां, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब कलिका से क्या होता है, नए जीव बन जाते हैं, उसी को हम कलिका बोलते हैं। अब दोस्तों, पत्र कलिका क्या है, तो पहले आप पत्र कलिका को हेडिंग डालेंगे और इसके बाद बातों का आप लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों लेते चलिएगा, ठीक है, हमें कहना नहीं पड़े। तो पत्र कलिका आप हेडिंग बना दीजिए, उसके बाद लिखेंगे कि पत्र कलिका यह पुष्प कलिका में होती है। पत्र कलिका किस में होती है, पुष्प कलिका में होती है, जो अपने शाखा से अलग होकर मिट्टी में दबने के बाद नए पौधों का उत्पत्ति होता है, तो उस विधि को पत्र कलिका कहा जाता है। अब जैसे कि बुलबिलिस, क्या दोस्तों, बुलबिलिस। अब नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा हमारा, अनिषेक जनन से क्या समझते हैं। तो जब एक जीव नए जीवों की उत्पत्ति होती है, और इसे तो अनिषेक जनन या लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे अनिषेक जनन या लैंगिक जनन कहते हैं। अब है क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें संलयन की क्रिया नहीं होती है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और एग्जाम्पल के लिए अकोशिकीय जीव और आनुवांशिक रूप से ये जनक के समान होते हैं। अब हमारा प्रश्न है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आप लैंगिक जनन में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो लैंगिक जनन में दोस्तों युग्मक का निर्माण होता है, इसमें सृजन की प्रक्रिया होती है, संतति में विभिन्नता पाई जाती है, और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है। डिवीजन मतलब डी बिफोर डिवीजन। लेकिन अलैंगिक जनन में दोस्तों एक बेष्टी भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें सृजन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें संतति की समानता पाई जाती है। अब है दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन आप अंतर में दोस्तों लिखेंगे, ठीक है ना, कॉपी में, कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में दो बेष्टी भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक बेष्टी भाग लेता है। लैंगिक जनन में फिर दूसरा नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। फिर लिखेंगे लैंगिक जनन में संतति की विभिन्नता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में संतति विभिन्नता नहीं पाई जाती है। फिर लिखेंगे आप लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और समसूत्री विभाजन होता है। अब हमारा सवाल है आगे, पुंकेसर तथा स्त्री केसर का नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप पुंकेसर और स्त्री केसर का एक नामांकित चित्र बनाएंगे दोस्तों। तो ये चित्र आपके सामने है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्त्रीकेसर है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है, तंतु है, पंखुड़ी है, बाह्य दर्पण, जयांग है। अब है दोस्तों, तो उसने कहा था कि उसको परिभाषित करेंगे, तो सबसे पहले पुंकेसर की बात करते हैं। पुंकेसर जो है इसको दोस्तों, ये पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, इसे पुंवंग भी कहते हैं। तो पुष्प का नर जननांग के तीन भागों से मिलकर बना होता है, पुतंतु, योजी और परागकोश। स्त्री कोशर को दोस्तों जयांग भी कहा जाता है। स्त्री कोशर पुष्प का मादा जननांग होता है या मादा भाग होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिका और अंडाशय। अब आगे पॉइंट है, कुट फल के बारे में उदाहरण सहित परिभाषित करें। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प द्वारा होता है उसे कुट फल कहते हैं। इसे आभासी फल भी कहा जाता है, जैसे कि नाशपाती और सेव। फिर से आप सुने, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के द्वारा होता है तो उसे कुट फल या आभासी फल कहते हैं। इसे जैसे नाशपाती और सेव। सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण सेव कभी कभी हमें खट्टा लगता है। अब हमारा है प्रश्न दोस्तों, बी पूषण से आप क्या तात्पर्य है? बी पूषण से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इसका उपयोग करता है? तो जब एक मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण कर लेता है तो पराग के फूटने से पहले पराग कोश से निकलकर चली जाती है, तो इस घटना को विपूषण कहा जाता है। क्या सुना? कि जब एक मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, जब मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग जो है फूटने से पहले कलिका पराग कोश से निकलकर चली जाती है, तो इस घटना को विपूषण कहते हैं। इसे रोकने के लिए पुष्पों में थैले बांध दिए जाते हैं, जिससे अच्छे किस्म के पादप प्राप्त होते हैं या बीज प्राप्त होते हैं। पादप प्रजनन का उपयोग फ्लोरीकल्चर वाले करते हैं। अब आगे प्रश्न है, पराग क्या है, इसका संपूर्ण व्याख्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप परागन को हेडिंग डालेंगे कि जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। जब परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन क्रिया मक्का में आप देखने को मिल सकती है। परागन क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक स्वपरागन, एक परपरागन। एक स्वपरागन, एक परपरागन। अब स्वपरागन का डिफिनीशन क्या होगा दोस्तों, कि वो स्वयं पर चला जाएगा। स्वपरागन मतलब स्वयं, कि जब परागकण परागकोश से अपने वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं, मतलब अपने पर जाएगा। इसमें नए बीजों का निर्माण नहीं होता है, इससे बीज सुरक्षित नहीं होते हैं। परपरागन, जब परागकोश से, पर मतलब पराग दूसरा पर जाएगा। जब परागकण परागकोश से दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागन कहते हैं और इसे नए बीजों का निर्माण होता है, इसमें बीज सुरक्षित भी होते हैं। अब हमारे आगे के प्रश्न हैं, एक पारूपी आवृतबीजी पुष्प के फूल के अनुदैर्घ्य काट का एक स्वच्छ चित्र और नामांकित चित्र बनाएं। तो दोस्तों ये आपके सामने पिक्चर है, बीजांडकाय है, फिर आपको इधर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु द्वितीय कोशिका है और गुरु बीजाणु चतुष्ट कोशिका है। ऐसे करके आप आगे जाएगा। बीजांड के अंग में एक, अब आगे ये दोस्तों चित्र वाले हो गई बात। अब है क्या दोस्तों, बीजांड के अंग में एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, एक डियार तथा एक गुरु बीजाणु का चतुष्ट प्रदर्शित करता है। ये चित्र वाली बात है। बीजांड के अंग में एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और एक डायर तथा एक गुरु बीजाणु का चतुष्ट प्रदर्शित होता है। आगे की प्रश्न है हमारी, द्विनिषेचन क्या है? तो भ्रूण पट्टी में 2 प्रकार का निषेचन होता है। भ्रूण पट्टी में 2 प्रकार का निषेचन होता है। पहला युग्मक निषेचन, दूसरा त्रिशल्यन निषेचन होता है, तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। युग्मक निषेचन में नर और मादा भाग लेते हैं, जबकि जब 2n केंद्रक में द्विगुणित केंद्रक में त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। जब द्विगुणित केंद्रक से त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है तो उसे त्रिशल्यन या त्रिशल्यन निषेचन कहा जाता है। अब तो मोनोकार्पिक फल क्या है, या सत्य फल या अनिषेक जनन? तो वैसा फल जिसका विकास एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता है तो उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं, जैसे कि सेव और केला। इन केला का एक बार विकास हो जाता है, दूसरी बार इसका नहीं होता है। यह मोनोकार्पिक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक मोनो और एक कार्पिक। मोनो का मतलब एक होता है और कार्पिक मतलब अनाज या फल होता है, मतलब वैसा फल जो एक ही बार आपको, वैसा कोई मतलब जो अनाज है जो एक ही बार अनाज मिलेगा, यह फल आपको मिलेगा। यह अल्पकालीन पौधा होता है। ये क्या होता है? अल्पकालीन पौधा होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पंपुअर्ता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखें। तो पंपुअर्ता जानते हैं एकदम दोस्तों, ये सारे बहुत इजी प्रश्न में है, इजी एकदम सरल भाषा में आंसर को लिखा गया है। द्विलिंगी पुष्पों में परागण की स्थिति को पंपुअर्ता कहते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में परागण की स्थिति को ना पंपुअर्ता कहते हैं। जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सूर्यमुखी इत्यादि। लाभ, द्विलिंगी पुष्पों के में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये पंपुअर्ता का दोस्तों लाभ है। एकल संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोस्तों एकल संकरण वाली पॉइंट सारे देख लेते हैं। एकल संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में निम्नलिखित अंतर है भाई साहब। पहला, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है इन्हें। पहली बात, इसमें प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। सभी पौधे कहते हैं दोस्तों, F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में 3 गो पौधा लंबा होता है, 14 पौधा बौना होता है। और फिनोटाइप का अनुपात, द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है और द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। ये थी एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण को इंग्लिश में बोलते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब जनक के 2 लक्षण का क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। इसमें मेंडल जी ने मटर के बीच के लक्षणों का चयन किया था। गोल मटर, झुर्रीदार मटर, पीला मटर, हरा मटर। इसमें जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। बहुत सिस्टमेटिक वे में है दोस्तों। 1 2 1 2 4 2 फिर 1 2 1 अनुपात लगा दीजिए। फिनोटाइप 9:3:3:1 है। आगे की प्रश्न है कि वायु परागण क्या है और वायु परागित पुष्पों के बारे में बताइए, गुण बताइए। तो वायु परागण सबसे पहले कि जब परागकण वायु के द्वारा पराग कोश से वर्तिकाग्र पड़ जाएगा तो उसे वायु परागण कहा जाता है। और जब कहेगा जल परागण, तो जब परागकण पराग कोश से, जब परागकण जल के द्वारा पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे जल परागण कहेंगे। तो जब परागकण वायु के द्वारा पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को वायु परागण कहते हैं। वायु परागित पुष्पों के गुण निम्नलिखित है। ये छोटे होते हैं, ये सुगंध रहित होते हैं, मतलब सुगंध नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं। ये गुण हो गया। अब वायु परागण के उदाहरण दोस्तों चावल, गेहूं, मक्का, धान इत्यादि। चावल, गेहूं, मक्का, धान इत्यादि। अब आगे प्रश्न है, जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम जंतुओं सहित बताइए। तो पादप के नाम एक साइड लिख लेंगे, एक साइड जंतु लेंगे। जैसे है दोस्तों मेलकोफिलस, घिंघा द्वारा परागण होता है मेलकोफिलस में। मर्मिकोफिलस चींटी के द्वारा होता है। अंडफिली में प्रेनुबा के द्वारा होता है। और अनीमोफिली में हवा के द्वारा होता है। और प्राइमूला में मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है। आगे प्रश्न है जल परागण के बारे में उदाहरण से बताइए। भाई साहब वही बताया कि जब परागकण जल के द्वारा पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे जल परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए कमल, हाइड्रा, वेलिनसिनेरिया इत्यादि। अब एक चित्र वाला प्रश्न है कि पुरुष के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा आपके सामने पुरुष के जनन चित्र का नामांकित चित्र। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉरी दोस्तों। चलिए अब आगे प्रश्न है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में क्या अंतर है? तो शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में निम्नलिखित अंतर है। आप पहले लिख लेंगे। आप लिखेंगे शुक्राणु जनन में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जबकि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में होती है, जबकि अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय में होती है। यह शुक्राणु जनन में नर जनन तंत्र में होता है, यह नर जनन तंत्र में होता है, जबकि अंडाणु जनन मादा जनन तंत्र में होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन लगभग दोस्तों 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम अपनी आगे की कक्षा दोस्तों देखेंगे। और अगर आपने वीडियो को ज़्यादा दोस्तों शेयर किया और फिर इसे बहुत ज़्यादा लाइक दिया तो आपके लिए पार्ट 2 भी वीडियो दोस्तों बनाई जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी वाणी को इस वक्त विराम देते हैं। तो एक बार आप सभी बोलिए भारत माता की जय।